हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी की बुक से चैप्टर नंबर 6 प्रेमचंद के फटे जूते। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के राइटर हैं हरिशंकर परसाई जी। यहाँ पर इनकी बायोग्राफी दी गई है, आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं इसे स्किप करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। लेखक ने क्या किया है, ये जो चैप्टर है वो उन्होंने निबंध के विधा में लिखा है। यानी ये चैप्टर किस तरह से लिखी गई है, जिस तरह से निबंध लिखते हैं उस तरह से ये चैप्टर लिखी गई है। और इसके लेखक हैं परसाई जी। और परसाई जी ने अपने इस चैप्टर में प्रेमचंद की पर्सनालिटी के बारे में वर्णन किया है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में वर्णन किया है, उनकी सादगी के बारे में इस चैप्टर में कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आज के समाज में जिस तरह से दिखावे की प्रवृत्ति है, जिस तरह से आज का समाज दिखावा करता है, उस समाज के मुकाबले प्रेमचंद जी जो उस वक्त के महान साहित्यकार थे, महान नॉवेलिस्ट थे, है ना, तो उनमें इतने मशहूर होने के बाद भी उनमें कोई दिखावा नहीं था। वो सादगी भरी ज़िंदगी जीते थे, उनकी पर्सनालिटी बहुत सादगी से भरी हुई थी। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे लेखक ने क्या कहा है। यहाँ लिखा है प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। यानी लेखक के सामने प्रेमचंद जी का एक चित्र है। वो आगे लिखते हैं पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। लेखक यहाँ कहते हैं कि जो चित्र लेखक के सामने है प्रेमचंद जी की, उसमें वो अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। उनके सिर पर मोटे कपड़े की टोपी है और वो कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। अगर उनके फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो उनकी कनपटी जो है, यानी माथे और कान के बीच का जो हिस्सा होता है, उनकी जो कनपटी है वो चिपकी हुई है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, यानी बेहद पतले दुबले से हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जो मूछें हैं, उन मूछों की वजह से उनका चेहरा भरा भरा सा दिखता है। आगे लिखते हैं कि पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वो जो फ़ोटो उनके पास है उनमें वो क्या देखते हैं कि प्रेमचंद जो हैं वो अपने पैरों में कैनवास के जूते पहने हुए हैं। यानी कैनवास के जूते क्या होते हैं, जो कपड़े वाली, जो मोटे कपड़े के जो जूते होते हैं उन्हें कैनवास के जूते कहा जाता है। जो स्कूलों में भी वाइट कलर के जो जूते होते हैं, अभी तो लेदर के जूते इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कई जगह बहुत सारे ऐसे जूते हैं जो कैनवास के बने होते हैं, मोटे कपड़ों के बने होते हैं। तो जो प्रेमचंद जी हैं उनके पाँव में किस तरह के जूते हैं, कैनवास के जूते हैं। और लेखक आगे कहते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंद हैं, यानी कि उनके जो लैसेस हैं, जो शूज़ में जो फीते होते हैं वो बेढंगे तरीके से बंधे हुए हैं। आगे लेखक कहते हैं कि अगर लापरवाही से यूज़ किया जाए जूतों को तो उनके जो बंद होते हैं, जहाँ से फीते निकलते हैं, उनके सिरों पर की जो लोहे की गोल सी पतरी रहती है वो निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में बहुत परेशानी होती है। और जब परेशानी होती है, क्योंकि जूते तो पहनने ही होंगे, तो इस वजह से वो किसी भी तरह से फीतों को बांध लिया जाता है जूतों को, राइट। ओके, आगे लिखा है दाहिने पाँव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि दाहिने पैर का तो जूता ठीक है, लेकिन उनके पैरों में जो बाएं पैर का जो जूता है उसमें से उन जूतों में जो बाएं पैर का जूता है उसमें बहुत बड़ा सा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली उनकी बाहर निकल आई है, उनकी प्रेमचंद की उंगली नज़र आ रही है। लेखक कहते हैं मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। अब लेखक जैसे ही वो जूता देखते हैं जिसमें से प्रेमचंद की उंगली बाहर निकली हुई है, तो उनकी नज़र उन्हीं जूतों पर अटक जाती है। आगे वो कहते हैं सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी।
नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, ये जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। फिर वो सोचते हैं कि फ़ोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है, कुर्ता पहने हुए हैं, धोती पहने हुए हैं, सर पे मोटे कपड़े की टोपी लगाए हुए हैं और ऐसा जूता पहने हुए हैं जिसका एक जूते से उँगली नज़र आ रही है, तो अगर फ़ोटो खिंचाने की अगर उनकी ये पोशाक है तो पहनने की किस तरह से होगी, है ना? वो घर पे किस तरह से पोशाक पहनते होंगे। फिर वो खुद ही कहते हैं नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं हो सकती, अलग अलग ड्रेस नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें वो गुण नहीं है, यानी पोशाकें बदलने का इनमें गुण नहीं है। ये प्रेमचंद जैसे हैं वैसे ही फ़ोटो में भी ये खिंच जाते हैं, यानी वैसे ही ये फ़ोटो भी खिंचवा लेते हैं। आगे लिखा है, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। अब वो प्रेमचंद के चेहरे की ओर देखते हैं, जो फ़ोटो उनके सामने थी लेखक की, उनमें पहले तो वो जूतों को देख करके फिर वो सोचने लगे, फिर वो दोबारा प्रेमचंद के चेहरे को देखकर वो कहते हैं देखते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है। यानी प्रेमचंद क्या थे, एक साहित्यकार थे, है ना। और वो कहते हैं कि क्या तुमको पता भी है, तुमने ये जो फ़ोटो खिंचवा लिया है, क्या तुमको पता भी है कि तुम्हारा जूता फट गया है और तुम्हारी उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है, ज़रा लज्जा संकोच या झेप नहीं है। फिर वो फ़ोटो को ही देख करके वो सोचते हैं, वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें इसका ज़रा सा भी एहसास नहीं है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे जूते से तुम्हारी उंगली बाहर की ओर देख रही है, क्या तुम्हें दिख रही है, क्या तुम्हें ज़रा सा भी लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, संकोच नहीं है या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है। फिर वो खुद ही सोचते हैं कि क्या इन्हें इतना भी नहीं पता था कि धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेते, जिसकी वजह से इनके फटे जूते से जो इनकी उंगली नज़र आ रही है वो थोड़ी सी ढक जाती। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है, लेकिन फिर भी तुम जानते हो कि तुम्हारे जूते फटे हुए हैं, तुम्हारी पैर की उंगली नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी तुम बड़े बेपरवाह हो, बड़ा विश्वास है तुम्हें। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। तो यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि जैसे ही प्रेमचंद खड़े हुए होंगे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तब उस वक्त फ़ोटोग्राफर ने उनसे ज़रूर कहा होगा कि रेडी प्लीज़, यानी कि अब तैयार हो जाइए, फ़ोटो खिंचने वाली है, राइट। तब जैसा कि लोग हमेशा ये उनकी परंपरा होती है कि जब भी वो फ़ोटो खिंचवाते हैं तो एक फेक सी स्माइल बनाते हैं चेहरे पर, ऐसा अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि वो कितने खूबसूरत हैं, वो कितने खुश हैं, इस तरह से शो करते हैं। तो जब फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। ये लेखक प्रेमचंद के बारे में सोचते हैं कि तुमने तो मुस्कुराने की कोशिश की होगी, दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। फिर यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जैसे ही फोटोग्राफर ने स्टार्ट किया होगा फ़ोटो खींचना, तब तुम मुस्कुराने की कोशिश तुमने की होगी और तुम्हारे दिल के अंदर जितने भी टेंशन है, जितने भी दर्द हैं, वहाँ से तुम कहीं ना कहीं से मुस्कान अपने चेहरे पर लाने की कोशिश कर रहे होगे, लेकिन बीच में ही फोटोग्राफर ने क्लिक कर दिया होगा और तुम्हें थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान, ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। फिर वो लेखक क्या कहते हैं कि अजीब है तुम्हारी ये मुस्कान, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान तो अधूरी है। जैसे ही फोटोग्राफर ने कहा होगा फ़ोटो खींचने के लिए, रेडी करने के लिए, तुमने ज़बरदस्ती अपने दिल से अपने दर्द भरे दिल से कहीं ना कहीं से मुस्कान लाने की कोशिश कर रहे होगे तुम, लेकिन बीच में ही तो फोटोग्राफर क्लिक कर दिया होगा फ़ोटो, इसलिए तुम्हारी मुस्कान तो अधूरी है। तो विचित्र है ये अधूरी मुस्कान, ये मुस्कान नहीं है, ये मुस्कुराहट नहीं, ये उपहास है, ये व्यंग है। ये कौन कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं प्रेमचंद जी के बारे में। ओके, फिर आगे लेखक कहते हैं ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है।
फिर वो प्रेमचंद के बारे में सोचते हैं कि कैसा आदमी है ये, खुद तो फटा जूता पहने हुए है और फ़ोटो खिंचा रहा है, पर लेकिन किसी और पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें फ़ोटो खिंचाना ही था तो अच्छे जूते पहन लेते, अगर अच्छे जूते नहीं थे तो फ़ोटो ही ना खिंचवाते, अगर फ़ोटो नहीं खिंचाते तो इसमें क्या बिगड़ता। फिर वो आगे कहते हैं कि अच्छा शायद तुम्हारी पत्नी का ये रिक्वेस्ट रहा हो कि तुम उनके साथ फ़ोटो खिंचवाओ और तुमने कहा हो तुमने कहा होगा कि अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे तुम भी और फ़ोटो तुमने खिंचवा लिया होगा। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। ये बड़ी सोचने वाली बात है। इतने बड़े साहित्यकार हैं वो, इतने बड़े नॉवेलिस्ट हैं वो, है ना, कहानीकार है, लेकिन फिर भी उनके पास फ़ोटो खिंचाने के लिए भी जूता नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं लेखक कि मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। यानी तुम्हारे फ़ोटो देखते देखते मैं भीतर से महसूस करता हूँ कि जैसे मैं रो पड़ना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आँखों का ये तीखा दर्द जो फ़ोटो में एक आँखों में एक चमक थी, एक दर्द था, तो लेखक कहते हैं कि लेकिन तुम्हारी आंखों में जो ये तीखा दर्द मुझे महसूस हो रहा है और ये तीखा दर्द भरा व्यंग जो तुम्हारी आंखों में है वो मुझे एकदम रोक देता है रोने से। फिर वो आगे कहते हैं तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। फिर वो कहते हैं क्या कि तुम फ़ोटो की इम्पोर्टेंस को ही नहीं समझते। फ़ोटो क्या होता है, फ़ोटो की क्या महत्ता होती है तुम नहीं समझते। अगर समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। वर दिखाई मतलब जो दूल्हा दिखाने की जो रस्म होती है, लोग दूल्हा दिखाने के रस्म को भी किसी से कोट लेकर दूल्हे को पहना देते हैं और फिर उसे वर दिखाई का काम करते हैं, राइट। तो लोग तो मांग कर कोट को मांग कर वर दिखाई भी करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। यानी कि भाड़े की जो मोटर होती है, जो गाड़ियाँ होती है, उनको भाड़े पर लेकर बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। फिर लेखक क्या कहते हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग तो बीवी तक मांग ले जाते हैं, है ना, और तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। यानी तुमने तो जूते भी नहीं मांगे। लोग इतना कुछ मांगते हैं लेकिन तुम तो जूते भी नहीं मांगते। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते और इसलिए तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं, यानी कि परफ्यूम लगाकर भी फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। यहाँ पर लेखक व्यंग करते हैं। आगे वो कहते हैं टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। फिर वो कहते हैं लेखक की टोपी 8 आने में मिल जाती है और जिस ज़माने की बात कह रहे हैं लेखक, वो कहते हैं कि उस ज़माने में 5 रुपये से भी कम में जूते मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती है। यानी 2500 टोपियाँ खरीदने में जितने दाम लगते हैं उसमें से जितने दाम लगते हैं उतने में एक जोड़ी जूता आता है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तो यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे
और ये विडंबना इतनी तीव्रता से पहले मुझे नहीं चुभी, यानी कि लेखक को नहीं चुभी। उन्हें अचरज था कि वो कहते हैं कि इतनी पहले नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है ये विडंबना, राइट। ओके, ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे। तो जिस वक्त लेखक प्रेमचंद के जूते को देख रहे प्रेमचंद के फटे जूते को देख रहे हैं, उस वक्त तक प्रेमचंद बहुत सारे उपाधि से जाने जाते थे। महान कथाकार कहलाते थे, महान उपन्यास सम्राट कहलाते थे, महान युग परिवर्तक कहलाते थे और बहुत सारे नामों से वो पुकारे जाते थे, मगर फोटो में भी उनका जूता फटा हुआ है। आगे लेखक कहते हैं, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। लेखक कहते हैं कि मेरा भी जूता कोई अच्छा जूता नहीं है, मेरा जूता ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली तो बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का जो तला है वो फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। फिर वो क्या कहते हैं कि मेरा जो जूता है वो उसका जो नीचे का तला है, नीचे का जो सोल है वो फट गया है, वो घिस गया है। तो आगे वो कहते हैं कि अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर, यानी कभी कहीं कहीं मिट्टी जो होती है वहाँ कंकड़ पत्थर रहते हैं, तो वो कहते हैं कि उस मिट्टी पर, पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पूरा तला गिर जाएगा, यानी कि जो जूते का जो सोल है लेखक का वो पूरा गिर जाएगा और पूरा पंजा, जो पैर का पंजा होता है वो छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली तो दिखती है बाहर और तुम्हारे पाँव सुरक्षित हैं, पर मेरी उंगली ढकी है लेकिन पंजा नीचे से घिस रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी उंगली दिख रही है लेकिन तुम्हारे पाँव सुरक्षित हैं, और मेरी उंगली ढकी हुई है लेकिन मेरा पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, यानी तुम पर्दे की इम्पोर्टेंस नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, यानी तुमने तो फटा जूता बड़े ठाठ से पहन रखा है, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे, राइट। तो वो क्या कहते हैं कि तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हुए हो और मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह से नहीं खिंचाऊँ चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे, चाहे कोई बायोग्राफी बिना फ़ोटो के छाप दे। तो यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि प्रेमचंद की ज़िंदगी कितनी सादगी भरी थी कि वो इतने महान साहित्यकार होने के बावजूद भी उनमें कोई दिखावा नहीं था। लेकिन आज की जो जनरेशन है, जो आज के लोग हैं, आज के समाज के जो लोग हैं, जिनमें कुछ भी, जिनके पास कुछ नहीं है, ना वो महान है ना उनके ऐसे कुछ काम है, लेकिन फिर भी वो दिखावे के पीछे भागते हैं और वो सोचते हैं कि उनके जैसा कोई नहीं है, राइट। तो यहाँ लेखक खुद के ऊपर रखकर प्रेमचंद के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो प्रेमचंद की सादगी एक तरफ और जो लेखक खुद के बारे में बता रहे हैं, तो एक्चुअली में वो आज के समाज की हकीकत को बता रहे हैं, आज की समाज जिस तरह से दिखावा करती है उसे बता रहे हैं, राइट। ओके, आगे वो कहते हैं तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या लेखक क्या कह रहे हैं प्रेमचंद के फ़ोटो को देखकर कि आपकी जो ये व्यंग भरी मुस्कान है, मुस्कुराहट है, मेरे हौसले को हरा देती है। यानी आपके पास, आप इतने महान हैं लेकिन महान होने के बाद भी आपके जूते फटे हुए हैं, आपको कोई शर्म नहीं है क्योंकि आप तो दिखावा ही नहीं करते, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी हम दिखावा करते हैं, और बीच में आपकी जो व्यंग मुस्कान है हमारे इस हौसले को पस्त कर देती है, हरा देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये? अब वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, आपके व्यंग्य भरी मुस्कान का मतलब क्या है, किस तरह की मुस्कान है ये। आगे वो कहते हैं कि क्या होरी का गोदान हो गया। प्रेमचंद ने एक लिखा था, अपना एक साहित्य लिखा था गोदान, राइट। तो उन्हीं के बारे में वो कहते हैं कि क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई,
क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। तो जितने भी सारे कहानी नावल उन्होंने लिखी थी प्रेमचंद ने, तो उन्हीं के बारे में, उन्हीं के कहानी के बारे में लेखक यहाँ कह रहे हैं कि क्या आपने जो कहानी लिखी थी उसमें ये सारी चीज़ें हुई हैं, इस वजह से आपकी मुस्कान व्यंग भरी है। फिर वो आगे कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। यहाँ पर लेखक कहते हैं एक और प्रेमचंद के लिखे हुए जो साहित्य उसके बारे में कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वहाँ यहाँ पर जो कफन नाम की एक कहानी, एक नावल प्रेमचंद ने लिखी थी, तो उन्हीं के बारे में लेखक यहाँ कहते हैं। और वो आगे कहते हैं कि वही आपकी जो मुस्कान है, वही मुस्कान मुझे यहाँ मालूम होती है। फिर आगे लेखक कहते हैं मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया ये मेरी जनता के लेखक। फिर लेखक उनके जूते की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा जूता तो फिर से देखता हूँ कैसे फट गया ये, और आप तो मेरी जनता के लेखक हैं, आप तो पूरे जनता के लेखक हैं। और प्रेमचंद की ये खूबी थी कि वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को वो अपनी कहानी में इस तरह से बखूबी लिखते थे, इस तरह से वो उनके बारे में वर्णन करते थे। उनकी कहानियों में एक सीख होती थी, राइट। मौजूदा समाज की प्रॉब्लम्स भी होते थे, राइट, ओके। तो लेखक क्या कहते हैं कि आपका जूता कैसे फट गया, आप तो जनता के लेखक हैं। क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। तो फिर वो क्योंकि यहाँ पर जो प्रेमचंद थे अमीर नहीं थे, राइट। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आपका जूता कैसे फट गया, क्या आप बहुत चक्कर लगा रहे थे, क्या बनिए के तगादे से, बनिया जो सेल करते हैं चावल आटा गेहूँ, है ना, तो वो कहते हैं कि क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए, यानी उनसे बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे ताकि बनिया आपको टोक ना सके पैसों के लिए, है ना। तो फिर आगे कहते हैं लेखक चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। फिर वो व्यंग करते हैं कि चक्कर लगाने से तो जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। फिर वो कहते हैं कि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ था। उसने कहा था आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम, राइट। फिर लेखक कहते हैं चलने से जूता घिसता है फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया। फिर वो कह रहे हैं कि तो चलने से तो जूता घिसता है, फटता तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा जूता कैसे फट गया। लेखक फिर आगे कहते हैं मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज़ जो परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तो लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम शायद कोई सख्त चीज़ पर ठोकर मार रहे होगे, ऐसी चीज़ जिस पर सदियों से कोई परत जम गई होगी और तुमने शायद ठोकर मार मार कर अपना ही जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा पत्थर जो तुम्हारे प्रोग्रेस के रास्ते पर, तुम्हारे सक्सेस के रास्ते पर कोई टीला, कोई पत्थर होगा और तुम उसे ठोकर मार रहे होगे और इसकी वजह से तुम्हारा जूता फट गया। यहाँ पर क्या है कि यानी तुम्हारे रास्ते पर कोई अगर प्रॉब्लम्स होंगे और उन प्रॉब्लम्स को तुम ठोकर मार रहे होगे और शायद इसी वजह से तुम्हारे जूते फट गए होंगे। फिर आगे कहते हैं कि तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। लेखक क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे रास्ते में जो प्रॉब्लम्स थे, जो टीले नुमा प्रॉब्लम्स थे, जो पत्थर नुमा जो प्रॉब्लम्स थे, तुम उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, उन पत्थरों से, उन टीलों से समझौता भी तो कर सकते थे। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, यानी कुछ कुछ ऐसी नदियाँ होती हैं जो पहाड़ों को तोड़कर आगे निकल जाती हैं।
और बहुत सारी नदियाँ ऐसी होती हैं जो पहाड़ों से किनारे से निकलती हैं। वो कहते हैं कि कोई ऐसी नदियाँ भी होती हैं जो रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। तो तुम भी अपने प्रॉब्लम से निकल कर के भी तो जा सकते थे। अपने प्रॉब्लम्स को ठोकर मारने की ज़रूरत क्या थी? यहाँ पर ये राइटर का एक्चुअल में कहना यही है, राइट? ओके, आगे वो कहता है कि तुम समझौता कर नहीं सके क्या? तुम्हारी भी वही कमज़ोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमज़ोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि तुम भी उन टीलों से समझौता कर सकते थे, है ना? यानी कि तुम भी प्रॉब्लम से समझौता कर सकते थे। क्या तुम्हारी भी वही कमज़ोरी थी जिस तरह से होरी की जो कमज़ोरी थी? और वो कहते हैं कि वही नेम धर्म वाली कमज़ोरी, और नेम धर्म जो थी वो होरी की भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह से मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था जिस तरह से होरी का बंधन था, ये तुम्हारी मुक्ति थी, राइट? तो ये जितने भी सारे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं लेखक, वो प्रेमचंद के ही लिखे हुए निबंध, उनकी कहानी, उनके नॉवल से ले रहे हैं, राइट? ओके। फिर लेखक आगे कहते हैं कि तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। फिर लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी जो पाँव की उंगली है वो मुझे संकेत करती सी लगती है, यानी तुम्हारी पैर की उंगली कहीं किसी और संकेत कर रही है, जिससे तुम घृणित समझते हो, जिससे तुम घृणा करते हो, जिससे तुम घृणित कर समझते हो, है ना? उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। उसकी तरफ तुम हाथ से इशारा नहीं करते बल्कि अपने पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया, है ना? तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि तुम उसकी तरफ इशारा क्यों कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने अपना जूता फाड़ लिया, यानी कि उन प्रॉब्लम्स की तरफ अपने पैरों से इशारा कर रहे हो। तुम उसकी तरफ इशारा क्यों कर रहे हो जिस प्रॉब्लम को ठोकर मारते मारते तुमने अपना ही जूता फाड़ लिया, है ना? ओके, आगे लेखक कहते हैं मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। अब लेखक कहते हैं कि मैं सब कुछ समझता हूँ, ये तुम्हारी जो उंगली है उसका इशारा भी समझता हूँ कि आगे तुम्हारी उंगली क्या इशारा करती है, क्या बताती है, और इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ, यानी तुम्हारे चेहरे पर जो ये व्यंग मुस्कान है उसे भी मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार कर बाजू से निकल रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि तुम मुझ पर या फिर हम सब पर हंस रहे हो, उन पर भी जो उंगली छुपाए हुए हैं और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर भी जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारे व्यंग मुस्कान समझता हूँ। तो यहाँ पर टोटली जो लेखक हैं वो प्रेमचंद जी को कह रहे हैं। प्रेमचंद के बारे में एक्चुअल में वो उनकी सादगी के बारे में बता रहे हैं कि इतने गरीब होने पर भी इतनी सादगी भरी ज़िंदगी वो जी रहे थे, है ना? उनमें दिखावा बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पर जो उनके फटे जूते की बातें की जा रही हैं, एक्चुअल में वो बताई जा रही हैं कि शायद तुम्हारा जूता किसी टीले को मार मार कर फट गया होगा। एक्चुअल में वो टीला उनके सक्सेस के रास्ते में आने वाले वो प्रॉब्लम्स थे जिन्हें प्रेमचंद ने एक्चुअल में अपनी इच्छा शक्ति, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन प्रॉब्लम्स को हटाया, राइट, और अपनी मंजिल को वो पाए। तो यहाँ पर जो लेखक है वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने महान साहित्यकार की ज़िंदगी भी सादगी से भरी हुई थी और अपने आने वाले रास्तों में जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन्होंने उनका डट कर सामना किया, उन्हें ठोकर मार कर हटाया और एक दिन महान साहित्यकार भी बने। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, आज का जो समाज है वो क्या है, दिखावे की तरफ है। उनके अंदर कुछ भी नहीं है, उनकी कोई खासियत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को दिखावा करते हैं, समाज में अपने आप को उच्च समझते हैं। लेकिन उच्चता तो से प्रेमचंद से सीखनी चाहिए, जो महान होते हुए भी उनमें दिखावा नहीं था,
और आज के ज़माने में दिखावा बढ़ा हुआ है। तो ये थी प्रेमचंद के ज़िंदगी के बारे में, उनके पर्सनालिटी के बारे में, उनकी सादगी के बारे में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई है और पसंद आई है और समझ में भी आई है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू।